बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इम्प्रेशन मटीरियल के प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डेंटल इम्प्रेशन, डेंटल कास्ट, मॉडल, डाइस और इम्प्रेशन मटीरियल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को। उसके साथ हमने उस लेक्चर में कवर किया था इम्प्रेशन मटीरियल्स की क्लासिफिकेशन को और इम्प्रेशन मटीरियल की आइडियल रिक्वायरमेंट और प्रॉपर्टीज़ को। और उस लेक्चर में हमने इम्प्रेशन मटीरियल्स की दो रिक्वायरमेंट्स, डायमेंशनल स्टेबिलिटी और डायमेंशनल एक्यूरेसी को डिटेल में डिस्कस किया था। ये लेक्चर उस प्रीवियस लेक्चर की कंटिन्यूएशन में है और इसमें जो हम दो एडिशनल इम्प्रेशन मटीरियल की रिक्वायरमेंट डिस्कस करने वाले हैं वो है मैनिपुलेटिव वेरिएबल्स एंड क्लिनिकल कंसिडरेशन। यानी कि इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एक इम्प्रेशन मटीरियल की मैनिपुलेटिव और क्लिनिकल क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम मैनिपुलेटिव वेरिएबल से। इम्प्रेशन मटीरियल की मैनिपुलेटिव वेरिएबल्स में तीन चीज़ें आती हैं। एक है उनका डिस्पेंसेशन मेथड, यानी कि किस फॉर्म में उस इम्प्रेशन मटीरियल को डिस्पेंस या प्रिपेयर किया गया है। फिर उनकी वर्किंग और सेटिंग कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि इम्प्रेशन मटीरियल के वर्किंग और सेटिंग टाइम को इस सेक्शन में डिस्कस करेंगे। इम्प्रेशन मटीरियल्स को डेंटिस्ट्री में डिफरेंट फॉर्म्स में डिस्पेंस या फॉर्मुलेट किया जाता है। कुछ इम्प्रेशन मटीरियल्स को फॉर्मुलेट किया जाता है पाउडर वाटर फॉर्म में, कुछ मटीरियल्स को पेस्ट एंड लिक्विड में और कुछ इम्प्रेशन मटीरियल्स को टू पेस्ट में। और वो इम्प्रेशन मटीरियल्स जिनको एक से ज़्यादा कंपोनेंट की फॉर्म में डिस्पेंस किया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं पाउडर वाटर, पेस्ट एंड लिक्विड, टू पेस्ट, इनको यूज़ करने के लिए इनके डिफरेंट कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं और इन डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिफरेंट केमिकल इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होते हैं। जब इन डिफरेंट कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं तो ये केमिकल इंग्रेडिएंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं, सेटिंग रिएक्शन होता है, सेटिंग प्रोडक्ट्स बनती हैं और ये मटीरियल सेट होते हैं। इसके बाद कुछ इम्प्रेशन मटीरियल्स ऐसे होते हैं जिन्हें डिस्पेंस किया जाता है सिंगल कंपोनेंट में, यानी कि ये वो इम्प्रेशन मटीरियल्स होते हैं जिन्हें किसी भी किस्म की कोई मिक्सिंग रिक्वायर नहीं होती। तो वो इम्प्रेशन मटीरियल्स जिन्हें सिंगल कंपोनेंट की फॉर्म में डिस्पेंस किया जाता है और जिन्हें किसी भी किस्म की मिक्सिंग रिक्वायर नहीं होती, ये वो इम्प्रेशन मटीरियल्स होते हैं जिनका सेटिंग मैकेनिज्म रिवर्सिबल होता है, यानी कि थर्मोप्लास्टिक इम्प्रेशन मटीरियल्स आते हैं इसमें। थर्मोप्लास्टिक इम्प्रेशन मटीरियल्स हमने डिस्कस किया था कि ये वो इम्प्रेशन मटीरियल्स होते हैं जिन्हें यूज़ करने के लिए हीट अप्लाई की जाती है, यानी कि जब इन इम्प्रेशन मटीरियल्स को हीट अप्लाई करते हैं, चाहे वो वाटर बाथ के थ्रू करें, फ्लेम के थ्रू करें या कोई सी भी हीट सोर्स यूज़ करते हैं जब उन मटीरियल्स के लिए, तो वो मटीरियल्स सॉफ्ट हो जाते हैं। और जब वो इम्प्रेशन मटीरियल सॉफ्ट हो जाते हैं तो उन्हें ट्रे में लोड कर देते हैं, ओरल कैविटी में प्लेस करते हैं और इम्प्रेशन रिकॉर्ड करते हैं। और इम्प्रेशन रिकॉर्ड करते हुए इनका टेम्परेचर जैसे जैसे ड्रॉप होता है ये दोबारा से हार्ड हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं। और जब ये कम्प्लीटली हार्ड हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं, तो इन्हें ओरल कैविटी से रिमूव कर लेते हैं। तो यानी कि इम्प्रेशन मटीरियल के डिस्पेंसेशन मेथड में पाउडर वाटर, पाउडर लिक्विड, टू पेस्ट और सिंगल कॉम्पोनेंट इम्प्रेशन मटीरियल्स आते हैं। तो अभी तक हमने जितने भी डिस्पेंसेशन मेथड्स डिस्कस किए हैं, इसमें से टू पेस्ट जो डिस्पेंसेशन मेथड है इसके एडवांटेजेस दूसरे मेथड्स के कंपैरिजन में ज़्यादा हैं। टू पेस्ट डिस्पेंसेशन मेथड के दो सबसे बड़े एडवांटेजेस हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ा एडवांटेज इनका ये है कि प्रोपोर्शनिंग बहुत आसान है, यानी कि वो इम्प्रेशन मटीरियल्स जिन्हें डिस्पेंस किया जाता है टू पेस्ट की फॉर्म में, उन्हें मिक्स करने के लिए सिंपली दोनों पेस्ट का इक्वल वॉल्यूम निकालना होता है मिक्सिंग पैड पे और उन्हें मिक्स कर देना होता है, यानी कि दोनों पेस्ट को 1:1 के रेशियो पे मिक्स किया जाता है। तो प्रोपोर्शनिंग बहुत ईजी हो जाती है। और दूसरा जो टू पेस्ट डिस्पेंसेशन मेथड का सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि कलर कंट्रास्ट होते हैं ये दोनों पेस्ट, यानी कि एक पेस्ट का कलर कुछ और होगा और एक पेस्ट का कलर कुछ और होगा। तो जब इन दो डिफरेंट पेस्ट को जिनके कलर भी डिफरेंट है उन्हें मिक्स करते हैं तो होमोजेनस मिक्सिंग का आइडिया करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जब एक सिंगल होमोजेनस कलर अचीव हो जाता है तो इसका मतलब है कि जो भी आपने मटेरियल मिक्स किया है इसमें दोनों पेस्ट के कंपोनेंट्स जो हैं वो थॉरली और होमोजेनसली मिक्स हो गए हैं और कोई भी अनमिक्स्ड कंपोनेंट इस मटेरियल में प्रेजेंट नहीं है अब। तो इसीलिए टू पेस्ट डिस्पेंसेशन मेथड का जो दो सबसे बड़े एडवांटेज हैं वो यही है कि इजी प्रोपोर्शनिंग
और होमोजेनस मिक्सिंग, यानी कि होमोजेनस मिक्सिंग को आप नेकेड आई के ज़रिए खुद ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि हाँ अब सिंगल होमोजेनस कलर अचीव हो गया है, तो इसका मतलब है कि मटेरियल होमोजेनसली मिक्स हो गया है। और होमोजेनस मिक्सिंग का आइडिया करना पाउडर वाटर और पेस्ट एंड लिक्विड डिस्पेंसेशन मेथड में बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि कोई भी कलर कंट्रास्ट प्रेजेंट नहीं होता। तो सिंपली आप जो रिकमेंडेड मिक्सिंग टाइम होता है उसी को फॉलो कर रहे होते हैं। तो इसलिए जब भी डिस्पेंसेशन मेथड्स की बात की जाती है तो टू पेस्ट डिस्पेंसेशन मेथड ज़्यादा फेवरेबल होता है डेंटिस्ट के लिए इन टर्म्स ऑफ मैनिपुलेशन। अब आ जाते हैं इंप्रेशन मटीरियल्स की वर्किंग कैरेक्टरिस्टिक में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंप्रेशन मटीरियल्स के वर्किंग टाइम को। वर्किंग टाइम को हमने प्रॉपर्टीज़ के चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि वर्किंग टाइम क्या होता है। वर्किंग टाइम वो टाइम है जो कि अवेलेबल होता है मटेरियल को मिक्स करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए। और इंप्रेशन मटेरियल के वर्किंग टाइम को समझने के लिए यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि इंप्रेशन मटेरियल्स दो तरीके के होते हैं। एक वो इंप्रेशन मटेरियल्स होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज के थ्रू सेट होते हैं, और एक वो इंप्रेशन मटेरियल्स होते हैं जो कि फिजिकल चेंज या फिजिकल रिएक्शन के थ्रू सेट होते हैं। तो वो मटेरियल्स जो कि फिजिकल रिएक्शन या फिजिकल चेंज के थ्रू सेट होते हैं उसमें थर्मोप्लास्टिक इंप्रेशन मटेरियल्स आते हैं, यानी कि वो इंप्रेशन मटेरियल्स जिन्हें यूज़ करने के लिए हीट अप्लाई की जाती है, यानी कि जब उन्हें हीट अप्लाई करते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं, उनको सॉफ्ट फॉर्म में मैनिपुलेट करते हैं, ट्रे में लोड करते हैं और इंप्रेशन को रिकॉर्ड करते हैं, और जैसे ही वो हार्ड हो जाते हैं, ओरल कैविटी में सेट हो जाते हैं, उन्हें वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। तो वो इंप्रेशन मटेरियल्स जो कि फिजिकल चेंज या फिजिकल रिएक्शन के थ्रू सेट हो रहे होते हैं, उनका वर्किंग टाइम डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे, कि कितनी देर तक उन मटेरियल्स पे हीट अप्लाई की गई है और कितनी टेम्परेचर की हीट अप्लाई की गई है। क्योंकि जितनी ज़्यादा देर तक उन मटेरियल्स को हीट करेंगे और जितने ज़्यादा टेम्परेचर पे उन मटेरियल को हीट करेंगे, वो मटेरियल्स उतनी देर तक सॉफ्ट रहेंगे, और जितनी देर तक जब मटेरियल सॉफ्ट रहेगा तो आप उसे यानी कि उतनी देर तक मैनिपुलेट कर सकेंगे और इंप्रेशन को रिकॉर्ड कर सकेंगे, यानी कि उनका वर्किंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर इन इंप्रेशन मटेरियल्स पे कम हीट अप्लाई की जाए और कम टाइम के लिए हीट अप्लाई की जाए तो ये मटेरियल बहुत कम टाइम के लिए सॉफ्टन स्टेट में रहते हैं, यानी कि उनका वर्किंग टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाता है। यानी कि ये जो इंप्रेशन मटेरियल्स हैं जो कि फिजिकल चेंज के थ्रू सेट हो रहे हैं, इनका वर्किंग टाइम किसके हाथ में होता है? ऑपरेटर के हाथ में, जो कि इन मटेरियल्स को हैंडल कर रहा है, यानी कि डेंटिस्ट के हाथ में होता है कंप्लीटली इनका वर्किंग टाइम, कि वो जितनी देर तक के लिए हीट करेगा और जितने ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट करेगा उतना ज़्यादा लंबा उसे वर्किंग टाइम मिलेगा। फॉर एग्जांपल कि एक डेंटिस्ट है, वो थर्मोप्लास्टिक इंप्रेशन मटेरियल को यूज़ कर रहा है इंप्रेशन रिकॉर्ड करने के लिए, और उसने इंप्रेशन को लोड कर लिया है ट्रे में, लेकिन उसे फील हो रहा है कि ये मटेरियल इतना सॉफ्ट नहीं है और मैं इतने अच्छे से इंप्रेशन नहीं रिकॉर्ड कर पाऊंगा, तो वो सिंपली क्या करेगा कि उस मटेरियल को दोबारा से थोड़ा सा हीट कर देगा और उसे सॉफ्टन स्टेट में ले आएगा और फिर उस इंप्रेशन को रिकॉर्ड कर लेगा। तो यानी कि उस इंप्रेशन मटेरियल का वर्किंग और सेटिंग टाइम कंप्लीटली उस ऑपरेटर, उस डेंटिस्ट के हाथ में होता है। तो ये वो इंप्रेशन मटेरियल जो कि फिजिकल चेंज के थ्रू सेट होते हैं, उनका वर्किंग टाइम हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं उन इंप्रेशन मटेरियल्स पे जो कि केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज के थ्रू सेट होते हैं। केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो इंप्रेशन मटेरियल्स सेट होते हैं, ये एक से ज़्यादा कंपोनेंट की फॉर्म में आते हैं। जब इन डिफरेंट कंपोनेंट्स को आपस में मिक्स करते हैं तो इनमें जो डिफरेंट केमिकल इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होते हैं ये आपस में रिएक्ट करते हैं, सेटिंग रिएक्शन होता है, सेटिंग प्रोडक्ट्स बनती हैं और मटेरियल सेट होता है। यानी कि वो इंप्रेशन मटेरियल्स जो कि केमिकल चेंज के थ्रू सेट होते हैं, उनका जो सेटिंग का प्रोसेस होता है वो मिक्सिंग के फ़ौरन बाद से स्टार्ट हो जाता है। तो इन मटेरियल्स के वर्किंग टाइम को अगर डिफाइन करेंगे तो इस तरह से करेंगे, द टाइम फ्रॉम स्टार्ट ऑफ मिक्स टिल द मटेरियल इज नो लॉन्गर सुटेबल फॉर रिकॉर्डिंग एन इम्प्रेशन। यानी कि वो इंप्रेशन मटेरियल्स जो कि केमिकल चेंज के थ्रू सेट होते हैं, उनका वर्किंग टाइम स्टार्ट हो जाता है जैसे ही उन मटेरियल्स को मिक्स करना शुरू करते हैं, और उनका वर्किंग टाइम एंड कहाँ पे होता है? उस टाइम पे जब मटेरियल के अंदर ये एबिलिटी नहीं रहती कि वो इंप्रेशन रिकॉर्ड कर सके। यानी कि इन मटेरियल्स का जो वर्किंग टाइम होता है यह वही टाइम होता है जिसमें आपने मटेरियल को मिक्स करना है,
उससे ट्रे में लोड करना है, ओरल कैविटी में प्लेस करना है और इम्प्रेशन को रिकॉर्ड करना है। यानी कि वो इम्प्रेशन मटीरियल जो कि केमिकल चेंज के थ्रू सेट होते हैं, अगर उनका वर्किंग टाइम 1 मिनट बताया जा रहा है तो इसका मतलब है कि इस 1 मिनट में ही आपने इस मटीरियल को मिक्स करना है, ट्रे में लोड करना है, ओरल कैविटी में इंसर्ट करना है और इम्प्रेशन को रिकॉर्ड करना है। क्योंकि 1 मिनट के बाद वो मटीरियल इस तरह का हो जाएगा कि आप उससे इम्प्रेशन रिकॉर्ड नहीं कर सकेंगे। ये जो इम्प्रेशन मटीरियल्स होते हैं, इनकी वर्किंग टाइम को कैरेक्टराइज किया जा सकता है विस्कोसिटी की भी बेसिस पे। यानी कि विस्कोसिटी टाइम के साथ साथ, यानी कि मटीरियल को जब आपने मिक्स कर दिया है उसके बाद विस्कोसिटी टाइम के साथ किस तरह से चेंज हो रही है, उससे भी उस मटीरियल के वर्किंग टाइम का पता चलता है। यानी कि वर्किंग टाइम को विस्कोसिटी की बेस पे भी कैरेक्टराइज किया जा सकता है। जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, इस ग्राफ में शो किया जा रहा है कि किस तरह से इम्प्रेशन मटीरियल की विस्कोसिटी टाइम के साथ चेंज होती है जब इनके कंपोनेंट्स को मिक्स कर देते हैं। यानी कि वो इम्प्रेशन मटीरियल्स जो कि केमिकल चेंज के थ्रू सेट होते हैं, जब इनके कंपोनेंट्स को आपस में मिक्स कर देते हैं तो विस्कोसिटी टाइम के साथ किस तरह से चेंज होती है उसकी बेसिस पे भी मटीरियल के वर्किंग टाइम का पता चलता है, जो कि हम इस ग्राफ के थ्रू स्टडी करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि इस ग्राफ में y एक्सिस पे विस्कोसिटी शो हो रही है और x एक्सिस पे टाइम शो हो रहा है। यानी कि ये जो ग्राफ है ये ड्रॉ किया हुआ है विस्कोसिटी वर्सेस टाइम, यानी कि टाइम के साथ विस्कोसिटी किस तरह से चेंज होती है जिसकी बेसिस पे इम्प्रेशन मटीरियल के वर्किंग टाइम का पता चलता है। तो कर्व ए जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इस तरह का इम्प्रेशन मटीरियल जिसकी विस्कोसिटी मिक्सिंग के फ़ौरन बाद, जो कि आप देख सकते हैं कि मिक्सिंग के फ़ौरन बाद इस मटीरियल की विस्कोसिटी हाई है। यहाँ से देखें ये 0 है और इस मटीरियल की आप देख सकते हैं कि कर्व ए में जो मटीरियल शो हो रहा है इसकी विस्कोसिटी इनिशियली बहुत हाई है, लेकिन इंक्रीज कैसे हो रही है, स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रही है। फाइनली यहाँ पे आके ये मटीरियल सेट हो रहा है। और कर्व बी में आप देख सकते हैं कि ये वो इम्प्रेशन मटीरियल है जिसकी विस्कोसिटी मिक्सिंग के फ़ौरन बाद बहुत ही लो है, लेकिन इंक्रीज हो रही है फिर रैपिडली, जैसा कि आप इस कर्व के थ्रू देख सकते हैं। कर्व ए में हमने देखा कि ये वो इम्प्रेशन मटीरियल है जिसकी विस्कोसिटी मिक्सिंग के फ़ौरन बाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंक्रीज बहुत ही स्लोली हो रही है। और कर्व बी में वो इम्प्रेशन मटीरियल शो हो रहा है जिसकी मिक्सिंग के बाद विस्कोसिटी बहुत ही लो है, लेकिन तेज़ी से इंक्रीज हो रही है फिर उसके बाद से, जो कि आप इस कर्व के थ्रू देख सकते हैं। फिर यहाँ पे एक कर्व सी में वो इम्प्रेशन मटीरियल शो हो रहा है जिसकी विस्कोसिटी मिक्सिंग के बाद काफ़ी टाइम तक कांस्टेंट है, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस टाइम पीरियड पे इस मटीरियल की विस्कोसिटी में कोई भी चेंज प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये वो इम्प्रेशन मटीरियल है जिसमें कोई रिटार्डर प्रेजेंट है। रिटार्डर क्या करता है कि बेसिकली रिटार्ड कर देता है, स्लो डाउन कर देता है सेटिंग रिएक्शन को, जिसकी वजह से मटीरियल में कोई भी विस्कोसिटी चेंज इनिशियली प्रोड्यूस नहीं हो रहा। इस टाइम पीरियड को इंडक्शन पीरियड भी कहा जाता है, यानी कि वो टाइम पीरियड जिसमें मटीरियल में कोई भी विस्कोसिटी में चेंज प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, इसे इंडक्शन पीरियड कहते हैं। और जैसे ही ये इंडक्शन पीरियड ख़त्म होता है मटीरियल की विस्कोसिटी तेज़ी से इंक्रीज हो जाती है। तो ये जो ग्राफ है जिसमें ए, बी और सी 3 डिफरेंट तरीके के इम्प्रेशन मटीरियल्स शो किए हुए हैं कि किस किस तरीके से इम्प्रेशन मटीरियल की विस्कोसिटी टाइम के साथ चेंज हो सकती है। तो जो इम्प्रेशन मटीरियल्स कर्व ए और कर्व बी की तरह बिहेव करते हैं, इन इम्प्रेशन मटीरियल्स को मिक्सिंग के फ़ौरन बाद ही ट्रे में लोड करके इम्प्रेशन को रिकॉर्ड करना होता है, क्योंकि ये वो मटीरियल्स होते हैं जिनकी विस्कोसिटी मिक्सिंग के बाद इंक्रीज हो रही होती है कंटिन्यूसली। और कर्व सी की तरह अगर कोई इम्प्रेशन मटीरियल बिहेव कर रहा होता है तो इसका मतलब है कि उस इम्प्रेशन मटीरियल के पास इतना टाइम है कि आप आराम से उसे लोड कर सकते हैं ट्रे में, ओरल कैविटी में प्लेस कर सकते हैं और इम्प्रेशन को रिकॉर्ड। इनिशियली कुछ टाइम तक उस मटीरियल की विस्कोसिटी में कोई भी चेंज प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता। तो इस तरह से विस्कोसिटी की बेस पे भी इम्प्रेशन मटीरियल के वर्किंग टाइम को समझा जा सकता है। अभी हमने डिस्कस किया वर्किंग टाइम उन इम्प्रेशन मटीरियल्स का जो कि सेट होते हैं केमिकल चेंज के थ्रू, लेकिन जो इम्प्रेशन मटीरियल्स केमिकल चेंज के थ्रू सेट हो रहे होते हैं उनमें भी 2 तरह के मटीरियल्स होते हैं, इलास्टिक इम्प्रेशन मटीरियल्स और नॉन इलास्टिक इम्प्रेशन मटीरियल्स। तो जो इलास्टिक इम्प्रेशन मटीरियल्स होते हैं उनके वर्किंग टाइम को थोड़ा डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया जाता है, या उनके वर्किंग टाइम के लिए थोड़ा सा डिफरेंट पैरामीटर होता है।
क्योंकि हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इलास्टिक इम्प्रेशन मटीरियल्स कौन से मटीरियल्स होते हैं। इलास्टिक इम्प्रेशन मटीरियल्स वो मटीरियल्स होते हैं जो कि जब सेट हो जाते हैं तो इनमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है, यानी कि वो इम्प्रेशन मटीरियल्स जो कि सेट हो जाएं और सेट होने के बाद उनमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी डेवलप हो जाए उन्हें इलास्टोमेरिक इम्प्रेशन मटीरियल कहा जाता है। यानी कि इलास्टोमेरिक इम्प्रेशन मटीरियल्स वो मटीरियल्स होते हैं कि जब ये सेट हो जाएं और इन पे फोर्स अप्लाई की जाए और उस फोर्स की वजह से ये डिफॉर्म हो जाए, लेकिन जैसे ही फोर्स को रिमूव करें वो डिफॉर्मेशन ख़त्म हो जाए और ये दोबारा से अपनी ओरिजिनल शेप पे चले जाएं, ऐसे मटीरियल्स इलास्टोमेरिक इम्प्रेशन मटीरियल्स कहलाते हैं, क्योंकि इनमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है। यानी कि अगर इन पे सेट होने के बाद इन पे फोर्स अप्लाई किया जाता है और इनमें डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है, तो जैसे ही वो फोर्स रिमूव होती है वो डिफॉर्मेशन भी ख़त्म हो जाती है और ये मटीरियल्स दोबारा से अपनी उसी ओरिजिनल शेप पे चले जाते हैं। तो इन इलास्टोमेरिक इम्प्रेशन मटीरियल के वर्किंग टाइम की डेफिनेशन को सबसे पहले देख लेते हैं, फिर हम समझेंगे कि इनके वर्किंग टाइम का अंदाज़ा किस तरह से लगाया जाता है। तो इनकी वर्किंग टाइम की डेफिनेशन ये है कि द पीरियड ऑफ टाइम बिगिनिंग विद द स्टार्ट ऑफ मिक्सिंग and ending with the loss of plasticity and development of elastic properties such that the material is no longer suitable for making an impression। यानी कि इलास्टिक इम्प्रेशन मटीरियल का भी जो वर्किंग टाइम होता है वो उनकी मिक्सिंग के साथ स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इनका वर्किंग टाइम जो है वो एंड कहाँ पे होता है, जब उस मटीरियल की प्लास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है और उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ डेवलप हो जाती हैं। सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लॉस ऑफ प्लास्टिसिटी किसे कह रहे हैं, और लॉस ऑफ प्लास्टिसिटी समझने के लिए प्लास्टिसिटी वर्ड को समझना बहुत ज़रूरी है। प्लास्टिसिटी बताता है कि एक मटेरियल की एबिलिटी के उसे कितना मोल्ड कर सकते हैं, कितना शेप कर सकते हैं बगैर फ्रैक्चर किए हुए और बगैर उसमें क्रैक प्रोड्यूस किए हुए। अब यहाँ पे खुद ही समझें कि इम्प्रेशन मटीरियल से इम्प्रेशन रिकॉर्ड कैसे करते हैं। कि इम्प्रेशन मटीरियल्स जब फ्लूइड स्टेट में होते हैं तो उन्हें इम्प्रेशन ट्रे में लोड कर देते हैं और उन्हें ओरल कैविटी में प्लेस कर देते हैं, और ओरल कैविटी में वो इम्प्रेशन मटीरियल्स किस तरह से इम्प्रेशन रिकॉर्ड करते हैं, वो मोल्ड हो जाते हैं, शेप हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू ओरल सॉफ्ट एंड हार्ड टिश्यूज़। इस तरह से वो वहाँ का ओरल सॉफ्ट एंड हार्ड टिश्यूज़ का इम्प्रेशन रिकॉर्ड करते हैं अपनी प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि वो इम्प्रेशन मटीरियल मोल्ड हो जाते हैं, शेप हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स ओरल सॉफ्ट एंड हार्ड टिश्यूज़, और इस तरह से वो उन सॉफ्ट एंड हार्ड टिश्यूज़ का इम्प्रेशन रिकॉर्ड करते हैं। तो जो इलास्टिक इम्प्रेशन मटीरियल्स होते हैं इनका वर्किंग टाइम स्टार्ट हो जाता है जैसे ही उनकी मिक्सिंग स्टार्ट होती है और ख़त्म हो जाता है जब उनकी मटीरियल्स की प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है। यानी कि अब वो मटीरियल जो है वो नहीं रिकॉर्ड कर सकते, नहीं मोल्ड हो सकते, नहीं शेप हो सकते अकॉर्डिंग टू ओरल सॉफ्ट एंड हार्ड टिश्यूज़, यानी कि ओरल सॉफ्ट एंड हार्ड टिश्यूज़ को अब ये रिकॉर्ड नहीं कर सकते। और साथ में डेवलप हो जाती हैं उनकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज़, यानी कि प्लास्टिसिटी तो ख़त्म हुई लेकिन मटेरियल में इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ डेवलप हो गई हैं। तो किस तरह से पता चलता है कि अब मटेरियल की प्लास्टिसिटी ख़त्म हो गई है और उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ डेवलप हो गई हैं। तो इलास्टिक इम्प्रेशन मटेरियल के वर्किंग टाइम का अंदाज़ा इस तरह से लगाया जाता है कि क्लिनिकली जब आप इलास्टिक इम्प्रेशन मटेरियल से इम्प्रेशन रिकॉर्ड करते हैं, उस मटेरियल को, उस इलास्टिक इम्प्रेशन मटेरियल को मिक्स करते हैं, ट्रे में लोड करते हैं और थोड़ा सा मटेरियल अपने हाथ में पकड़ लेते हैं और उसकी बॉल बना लेते हैं, और जो ट्रे में मटेरियल होता है उससे ओरल कैविटी में प्लेस कर देते हैं और इम्प्रेशन रिकॉर्ड करते हैं। और वो जो इलास्टिक इम्प्रेशन मटेरियल जो कि आपके हाथ में होता है, जिसकी आपने बॉल बनाई हुई है, उससे आप हर थोड़ी थोड़ी देर में प्रेस करते हैं। और प्रेस करके आप क्या देख रहे होते हैं कि अगर आपने उस इलास्टिक इम्प्रेशन मटेरियल की बॉल को प्रेस किया और वो वैसी की वैसी प्रेस ही रही, तो इसका मतलब ये होता है कि उस मटेरियल में अभी भी प्लास्टिसिटी प्रेजेंट है और उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ डेवलप नहीं हुई हैं। और जैसे ही आप उस इलास्टिक इम्प्रेशन मटेरियल की बॉल को प्रेस करें और वो कुछ अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन करने की कोशिश करे, तो इसका मतलब ये होता है कि उस मटेरियल में इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ डेवलप होना शुरू हो गई हैं और अब उस मटेरियल की प्लास्टिसिटी ख़त्म हो गई है, यानी कि उस मटेरियल का वर्किंग टाइम भी ख़त्म हो गया है।
और कैसे अंदाज़ा लगाया जाता है कि अब इस इंप्रेशन मटेरियल को रिमूव कर देना चाहिए, यानी कि इस इंप्रेशन मटेरियल की कंप्लीट इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ डेवलप हो गई हैं कि जो हाथ में आपका इलास्टिक इंप्रेशन मटेरियल की बॉल है आप उससे प्रेस करें और वो दोबारा से अपनी उसी शेप पे वापस आ जाए जो कि उसकी प्रेस करने से पहले थी। तो इसका मतलब ये होता है कि उसमें कंप्लीट इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ डेवलप हो गई हैं और अब आप इंप्रेशन को ओरल कैविटी से रिमूव कर सकते हैं। तो इलास्टिक इंप्रेशन मटेरियल का जो वर्किंग टाइम होता है वो स्टार्ट होता है मटेरियल की मिक्सिंग से और ख़त्म होता है जब उस मटेरियल की प्लास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है और इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। आई होप कि आपको वर्किंग टाइम इम्प्रेशन मटीरियल्स का क्लियर हो गया हो। उन इम्प्रेशन मटीरियल्स का जो कि फिजिकल चेंज के थ्रू सेट होते हैं, जो कि केमिकल चेंज के थ्रू सेट होते हैं, और केमिकल चेंज में भी वो इम्प्रेशन मटीरियल्स जो कि इलास्टिक होते हैं। तो आइडियली इम्प्रेशन मटीरियल का वर्किंग टाइम लॉन्ग होना चाहिए, यानी कि इतना सफिशिएंट वर्किंग टाइम होना चाहिए कि आप आराम से उस मटीरियल को मिक्स कर सकें, मैनिपुलेट कर सकें, उससे ट्रे में लोड कर सकें, ओरल कैविटी में प्लेस कर सकें और इम्प्रेशन को रिकॉर्ड कर सकें। इसके बाद आ जाते हैं इंप्रेशन मटेरियल की सेटिंग कैरेक्टरिस्टिक पे, यानी कि सेटिंग टाइम पे। सेटिंग टाइम हमने ऑलरेडी प्रॉपर्टीज़ के चैप्टर में डिस्कस किया है कि ये वो टाइम होता है जो कि मटेरियल को रिक्वायर्ड होता है टू अटेन अ सर्टेन डिग्री ऑफ रिजिडिटी, हार्डनेस और इलास्टिसिटी। यानी कि ये वो टाइम है जो कि मटेरियल को चाहिए होता है रिजिड या फ्लेक्सिबल सॉलिड में कन्वर्ट होने के लिए, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि डेंटिस्ट्री में जो मटेरियल्स होते हैं वो इनिशियली फ्लूइड होते हैं और सेट होने के बाद वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो सॉलिड रिजिड भी हो सकता है, यानी कि कोई हार्ड सॉलिड भी हो सकता है, या फिर कोई फ्लेक्सिबल सॉलिड भी हो सकता है। सेटिंग टाइम को एक और तरीके से भी डिफाइन किया जाता है कि इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेटिंग रिएक्शन। लेकिन इस वाली सेटिंग टाइम की डेफिनेशन को इतना फॉलो नहीं करते। वो क्यों नहीं करते ये अभी हम समझेंगे कि ये जो सेटिंग टाइम की ये जो डेफिनेशन है जो कि ये कह रही है कि ये वो टाइम है जो कि रिक्वायर्ड होता है मटीरियल का सेटिंग रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए। तो यूजली ये होता है कि डेंटिस्ट्री में कुछ मटीरियल्स ऐसे होते हैं जिनमें से इंप्रेशन मटीरियल्स भी हैं जिनका सेटिंग रिएक्शन जो है वो कंटिन्यू रहता है फ्यू आवर्स, या कुछ मटीरियल्स तो ऐसे हैं जिनका जो है वो 24 आवर्स तक सेटिंग रिएक्शन चल रहा होता है। तो क्या आप उन मटीरियल्स को 24 आवर्स के लिए पेशेंट के मुंह में छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। तो इसलिए सेटिंग टाइम का अंदाज़ा लगाया जाता है कि जब मटीरियल एक सर्टेन लेवल ऑफ रिजिडिटी, हार्डनेस या इलास्टिसिटी अटेन कर ले तो उसे ओरल कैविटी से रिमूव कर देते हैं, यानी कि कंसिडर करते हैं कि ये मटीरियल सेट हो गया है, जिसे अपीरेंट सेटिंग टाइम भी कहा जाता है। और वो सेटिंग टाइम जो कि रिक्वायर्ड होता है मटीरियल के पूरे सेटिंग रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, इसे फाइनल सेटिंग टाइम भी कह सकते हैं। लेकिन यूजली जो सेटिंग टाइम की डेफिनेशन फॉलो की जाती है वो यही डेफिनेशन है कि टाइम टू रीच अ सर्टेन डिग्री ऑफ रिजिडिटी, हार्डनेस और इलास्टिसिटी। तो आइडियली इंप्रेशन मटेरियल का सेटिंग टाइम शॉर्ट होना चाहिए, यानी कि मटेरियल का वर्किंग टाइम लॉन्ग हो, यानी कि इतना सफिशिएंट टाइम हो कि आप उसे आराम से मिक्स कर सकें, ट्रे में लोड कर सकें, ओरल कैविटी में इंसर्ट कर सकें और इंप्रेशन को रिकॉर्ड कर सकें। लेकिन जब एक बार इंप्रेशन को रिकॉर्ड कर लें तो वो मटेरियल फ़ौरन से सेट हो जाए। ऐसा ना हो कि आपने इंप्रेशन रिकॉर्ड कर लिया और उस मटेरियल को सेट होने 7-8 मिनट्स लग रहे हैं, तो वो कितना ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होगा पेशेंट के लिए। तो आइडियल जो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ इंप्रेशन मटेरियल के लिए रिक्वायर्ड होती है वो यही होती है कि उसका इंप्रेशन मटेरियल का लॉन्ग वर्किंग टाइम हो और शॉर्ट सेटिंग टाइम हो। तो ये जो मैनिपुलेटिव वेरिएबल्स होते हैं, डिस्पेंसेशन मेथड, वर्किंग और सेटिंग कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि वर्किंग और सेटिंग टाइम, ये भी इंप्रेशन मटेरियल की सिलेक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इन्हीं डिस्पेंसेशन मेथड और वर्किंग और सेटिंग कैरेक्टरिस्टिक की बेसिस पे पता चलता है कि आप कितने आराम से उस मटेरियल को हैंडल कर सकते हैं। तो ये भी जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं डेंटल सर्जन की इंप्रेशन मटेरियल्स की सिलेक्शन की चॉइस में। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इंप्रेशन मटेरियल की लास्ट रिक्वायरमेंट, क्लिनिकल कंसिडरेशन को। इसमें हम डिस्कस करेंगे उन फैक्टर्स को जिन्हें कंसिडर करना होता है जब आप पेशेंट के ओरल सॉफ्ट एंड हार्ड टिश्यूज़ का इंप्रेशन रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो वो सारे फैक्टर्स जिन्हें कंसिडर करना होता है जब पेशेंट के सॉफ्ट एंड हार्ड टिश्यूज़ को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं वो हम इस सेक्शन में डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहला फैक्टर जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं वो है चॉइस ऑफ इंप्रेशन मटेरियल,
यानी कि जब भी आपके पास कोई पेशेंट आता है उस पेशेंट के डेंटल इंप्रेशन को रिकॉर्ड करने के लिए, यानी कि ओरल सॉफ्ट एंड हार्ड टिश्यूज़ के इंप्रेशन को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ करना है और कौन सा मटेरियल यूज़ नहीं करना है, ये डिसीजन, ये फैक्टर जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। यूजली जो चॉइस ऑफ इम्प्रेशन मटेरियल है ये बेसिकली दो कैटेगरीज के बीच में आती है कि या तो आप उस पेशेंट के लिए कोई नॉन इलास्टिक या रिजिड इम्प्रेशन मटेरियल यूज़ करते हैं या फिर इलास्टिक इम्प्रेशन मटेरियल यूज़ करते हैं। हम ऑलरेडी इम्प्रेशन मटेरियल्स की क्लासिफिकेशन में डिस्कस कर चुके हैं कि रिजिड या नॉन इलास्टिक इम्प्रेशन मटेरियल्स क्या होते हैं और इलास्टिक इम्प्रेशन मटेरियल्स क्या होते हैं। तो जब भी किसी पेशेंट के लिए इम्प्रेशन मटेरियल को चूज़ करना होता है कि कौन सा इम्प्रेशन मटेरियल से इस पेशेंट के डेंटल इम्प्रेशंस को रिकॉर्ड किया जाए, तो चॉइस हमेशा नॉन इलास्टिक रिजिड इम्प्रेशन मटेरियल्स और इलास्टिक इम्प्रेशन मटेरियल्स के बीच में होती है। और जो नॉन इलास्टिक इम्प्रेशन मटेरियल्स होते हैं ये यूजली तब यूज़ किए जाते हैं जब पेशेंट पे कोई भी अंडरकट प्रेजेंट नहीं होता। मोस्टली इनको यूज़ किया जाता है एडेंचुलस पेशेंट पे। और इलास्टिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जो कि ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, ये अंडरकट्स को भी परफेक्टली रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसलिए इनको एडेंचुलस और डेंचुलस दोनों पेशेंट्स के लिए यूज़ किया जा सकता है। किसी भी स्पेसिफिक क्लिनिकल एप्लीकेशन के लिए या किसी भी स्पेसिफिक पेशेंट के लिए कौन सा इम्प्रेशन मटेरियल चूज़ करना है और कौन सा इम्प्रेशन मटेरियल चूज़ नहीं करना है, ये डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे, और वो दो फैक्टर्स हैं रिक्वायर्ड एक्यूरेसी और कॉस्ट। यानी कि आपने दोनों चीज़ें देखनी होती हैं, कॉस्ट भी देखना होता है, रिक्वायर्ड एक्यूरेसी यानी कि जिस पर्पज़ के लिए वो इम्प्रेशन रिकॉर्ड किया जा रहा है उसके लिए कितना एक्यूरेट इम्प्रेशन जो है वो रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप इम्प्रेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं किसी टेम्पररी डेंचर के लिए या किसी रिमूवेबल पार्शियल डेंचर के लिए, तो उस पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा डायमेंशनली एक्यूरेट इम्प्रेशन मटेरियल की नीड नहीं होती। एक रीजनेबल डायमेंशनली एक्यूरेट मटेरियल भी आपको जो है वो सेटिस्फैक्ट्री इम्प्रेशन रिकॉर्ड करके दे सकता है। लेकिन अगर यही इम्प्रेशन आप रिकॉर्ड कर रहे हैं क्राउन, ब्रिज या इम्प्लांट के लिए, तो वहाँ पे ऐसा इम्प्रेशन मटेरियल रिक्वायर होता है जिसकी एक्यूरेसी ज़्यादा हो, यानी कि जो कि हाईली एक्यूरेट इम्प्रेशन जो है वो रिकॉर्ड करके दे। तो इसीलिए जितना ज़्यादा इम्प्रेशन मटेरियल एक्यूरेट होगा, डायमेंशनली एक्यूरेट होगा, यानी जितना ज़्यादा वो एक्यूरेटली परफेक्टली ओरल सॉफ्ट एंड हार्ड टिश्यूज़ रिकॉर्ड कर सकता होगा, वो मटेरियल उतना ज़्यादा ही एक्सपेंसिव होता है। तो इसलिए ये जो डायमेंशनली एक्यूरेट मटेरियल्स होते हैं इन्हें रूटीनली यूज़ नहीं किया जाता, यानी कि हर पेशेंट पे यूज़ नहीं किया जाता, कि केस टू केस जज किया जाता है कि कहाँ पे ऐसे मटेरियल की नीड है, यानी कि कहाँ पे हाईली डायमेंशनली एक्यूरेट मटेरियल यूज़ करना है और कहाँ पे एक नॉर्मल डायमेंशनली एक्यूरेट मटेरियल भी काम कर सकता है। यानी कि किसी भी क्लिनिकल एप्लीकेशन के लिए या पेशेंट के लिए इम्प्रेशन मटेरियल की चॉइस दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, कॉस्ट और रिक्वायर्ड एक्यूरेसी। दूसरा फैक्टर जिसे कंसिडर किया जाता है जब भी किसी पेशेंट के ओरल सॉफ्ट एंड हार्ड टिश्यूज़ का इम्प्रेशन रिकॉर्ड करना होता है, तो वो है इम्प्रेशन ट्रेस, कि किस कंडीशन में कौन सा इम्प्रेशन ट्रे यूज़ करना है और किस तरह से यूज़ करना है। इम्प्रेशन ट्रेस को हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि इम्प्रेशन ट्रेस क्यों यूज़ की जाती हैं। इम्प्रेशन मटेरियल इनिशियली फ्लूइड स्टेट में होते हैं, यानी कि जब इम्प्रेशन मटेरियल से इम्प्रेशंस को रिकॉर्ड करना होता है, यानी कि सॉफ्ट एंड हार्ड टिश्यूज़ को रिकॉर्ड करना होता है, तो इनिशियली इम्प्रेशन मटेरियल फ्लूइड स्टेट में होते हैं। तो इन्हें ओरल कैविटी में इंट्रोड्यूस करवाने के लिए इम्प्रेशन ट्रेस यूज़ की जाती हैं, ताकि ये इम्प्रेशन ट्रेस सॉलिड रिजिड सपोर्ट प्रोवाइड करें उन इम्प्रेशन मटेरियल को, और इन इम्प्रेशन मटेरियल को इंट्रोड्यूस करवाया जा सके, प्लेस करवाया जा सके ओरल कैविटी में, जहाँ पे वो ओरल सॉफ्ट एंड हार्ड टिश्यूज़ का इम्प्रेशन रिकॉर्ड कर सकें। तो ये बेसिक पर्पस होता है एक इम्प्रेशन ट्रे का। अब हम डिस्कस करेंगे कि इम्प्रेशन ट्रेस की कितनी टाइप्स होती हैं। मटेरियल की बेसिस पे इम्प्रेशन मटेरियल दो तरह के होते हैं, मेटालिक इम्प्रेशन ट्रेस होती हैं और प्लास्टिक इम्प्रेशन ट्रेस होती हैं। जैसे कि आप इस फर्स्ट इमेज में देख सकते हैं कि मेटालिक इम्प्रेशन ट्रेस शो हो रही हैं
और सेकेंड इमेज में शो हो रही है प्लास्टिक इम्प्रेशन ट्रेस। तो जो प्लास्टिक इम्प्रेशन ट्रेस होती हैं ये डिस्पोजेबल होती हैं क्योंकि इन्हें स्टरलाइज नहीं किया जा सकता, यानी कि इन ट्रेस को सिंगल पेशेंट पे यूज़ करते हैं और उसके बाद इन्हें डिस्कार्ड कर देते हैं। लेकिन ये जो मेटालिक इम्प्रेशन ट्रेस होती हैं इन्हें स्टरलाइज किया जा सकता है, इसलिए ये मल्टीपल पेशेंट्स पे यूज़ होती हैं। यानी कि एक पेशेंट पे आपने इन्हें यूज़ किया, फिर स्टरलाइज किया, फिर दूसरे पेशेंट पे फिर स्टरलाइज किया, फिर तीसरे पेशेंट पे, यानी कि मल्टीपल पेशेंट्स पे इन्हें यूज़ कर सकते हैं। और प्लास्टिक इम्प्रेशन ट्रेस सिंगल पेशेंट पे यूज़ होती है क्योंकि इन्हें स्टरलाइज नहीं किया जा सकता। तो ये इम्प्रेशन ट्रे की टाइप्स हो गई मटेरियल की बेसिस पे। दूसरी इम्प्रेशन ट्रेस की टाइप्स होती हैं परफोरेशंस की बेसिस पे, यानी कि परफोरेशन की बेसिस पे इम्प्रेशन ट्रेस को डिवाइड किया जाता है परफोरेटेड इम्प्रेशन ट्रेस में और नॉन परफोरेटेड इम्प्रेशन ट्रेस में। जैसा कि आप इस फर्स्ट इमेज में देख सकते हैं कि इस दोनों ट्रेस में मल्टीपल परफोरेशंस शो हो रही हैं। तो इन परफोरेशंस का बेसिक एम क्या होता है? ये परफोरेशंस मैकेनिकली इंटरलॉक कर लेती हैं इम्प्रेशन मटेरियल को, यानी कि ये जो परफोरेशंस इम्प्रेशन ट्रे की सरफेस पे प्रेजेंट है ये इम्प्रेशन मटेरियल को मैकेनिकली इंटरलॉक कर लेती हैं और जिसकी वजह से इम्प्रेशन ट्रे और इम्प्रेशन मटेरियल सेपरेट नहीं हो पाते। क्योंकि हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया था कि इम्प्रेशन ट्रे और इम्प्रेशन मटेरियल को इम्प्रेशन रिकॉर्ड करते हुए और इम्प्रेशन को रिमूव करते हुए सेपरेट नहीं होना चाहिए, वरना इम्प्रेशन डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो इन परफोरेटेड इम्प्रेशन ट्रेस का सबसे बड़ा फ़ायदा ही यही होता है कि ये जो परफोरेशंस होती हैं इम्प्रेशन ट्रे की सरफेस पे ये एक्ट करती हैं एज अ मैकेनिकल इंटरलॉक, यानी कि मैकेनिकली इंटरलॉक कर लेती हैं इम्प्रेशन मटेरियल को और उन्हें खुद से सेपरेट नहीं होने देती। इसी के साथ नॉन परफोरेटेड इम्प्रेशन ट्रेस भी आती हैं, जो कि आप इसमें देख सकते हैं कि इन ट्रेस में कोई भी परफोरेशंस प्रेजेंट नहीं है। तो नॉन परफोरेटेड इम्प्रेशन ट्रेस उन इम्प्रेशन मटेरियल्स के साथ यूज़ होती हैं जिनकी नेचुरल अडेरेंस होती है या नेचुरली वो अडेयर कर सकते हैं इम्प्रेशन ट्रे के साथ, यानी कि उनको मैकेनिकली इंटरलॉक होने की ज़रूरत नहीं होती। वो इम्प्रेशन मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जो कि डायरेक्टली अडेयर कर जाते हैं इन ट्रेस के साथ, या फिर अगर वो डायरेक्टली अडेयर नहीं भी कर सकते नॉन परफोरेटेड ट्रेस के साथ तो इनके लिए ट्रे एडेसिव्स यूज़ किए जाते हैं। ट्रे एडेसिव्स बेसिकली क्या होते हैं कि इनका काम ये होता है ट्रे एडेसिव्स का कि ये एडिशन कराते हैं बिटवीन इम्प्रेशन मटेरियल एंड इम्प्रेशन ट्रेस। तो ये होती है बेसिक टाइप इम्प्रेशन ट्रेस की परफोरेशंस की बेसिस पे, परफोरेटेड इम्प्रेशन ट्रेस और नॉन परफोरेटेड इम्प्रेशन ट्रेस। और परफोरेटेड इम्प्रेशन ट्रेस ज़्यादा प्रेफर की जाती हैं क्योंकि उसमें जो इम्प्रेशन मटेरियल होता है वो मैकेनिकली इंटरलॉक हो रहा होता है इम्प्रेशन ट्रेस में। इम्प्रेशन ट्रेस की टाइप्स यूज़ की बेस पे, यानी कि यूजेस की बेस पे इम्प्रेशन ट्रेस कितने टाइप्स के होते हैं। इम्प्रेशन ट्रेस यूज़ की बेस पे दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं स्टॉक ट्रेस और एक होते हैं स्पेशल ट्रे या जिसे कस्टम ट्रे भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि स्टॉक ट्रेस क्या होती हैं। अगर स्टॉक ट्रेस को सबसे इजी वर्डिंग में डिफाइन करूं तो ये प्री फैब्रिकेटेड ट्रेस होती हैं, यानी कि ये जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं इन्होंने डिफरेंट साइज़ के ये ट्रेस जो है वो फैब्रिकेट किए हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल के स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज ये प्री फैब्रिकेटेड ट्रेस होती हैं जो कि किसी पेशेंट के लिए स्पेसिफिक नहीं होती हैं। अगर स्टॉक ट्रेस आपको किसी भी पेशेंट के लिए यूज़ करनी है तो आप मल्टीपल साइजेस की ट्रेस निकालते हैं, लाइक स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, और फिर आप उस पेशेंट पे ट्राई करके देखते हैं कि कौन सा बेस्ट फिट आ रहा है, स्मॉल आ रहा है, मीडियम आ रहा है, लार्ज आ रहा है। इस तरह से आप उस पेशेंट के लिए एप्रोप्रिएट स्टॉक ट्रे जो है वो सिलेक्ट करते हैं। तो स्टॉक ट्रेस क्या हो गए कि ये प्री फैब्रिकेटेड ट्रेस होती हैं जो कि मल्टीपल शेप एंड साइजेस में आती हैं और क्लिनिशियन जो है वो डिसाइड करता है कि मेरे पेशेंट के लिए कौन सा साइज़ जो है वो सूटेबल है या बेस्ट है। ये जो स्टॉक ट्रेस होती हैं जो कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ये मेटालिक भी होती हैं, परफोरेटेड, नॉन परफोरेटेड भी होती हैं और प्लास्टिक भी हो सकती हैं। प्लास्टिक में भी परफोरेटेड भी हो सकती हैं और नॉन परफोरेटेड भी हो सकती हैं। और ये जो स्टॉक ट्रेस होती हैं इन्हें यूज़ किया जाता है प्राइमरी इम्प्रेशन रिकॉर्ड करने के लिए। और फिर उसके बाद आ जाते हैं यूजेस की बेस पे जो दूसरी ट्रे की टाइप है वो है स्पेशल ट्रे या कस्टम ट्रे का वर्ड यूज़ किया जाता है। अगर स्पेशल ट्रे और कस्टम ट्रे को सबसे इजी वर्डिंग्स में डिफाइन करें तो स्पेशल ट्रे और कस्टम ट्रेस
पेशेंट स्पेसिफिक ट्रे होती है, यानी कि किसी भी पेशेंट के लिए स्पेसिफिकली बनाई जाती हैं। यानी कि अगर किसी भी पेशेंट के लिए स्पेशल ट्रे या कस्टम ट्रे को फैब्रिकेट करना है तो क्या किया जाता है, पहला स्टेप ये होता है कि उस पेशेंट का इम्प्रेशन रिकॉर्ड किया जाता है स्टॉक ट्रे में किसी ऐसे इम्प्रेशन मटीरियल से जो कि बहुत ज़्यादा डायमेंशनली एक्यूरेट नहीं होता, और उसके ज़रिए जो मॉडल बनाया जाता है उसे प्राइमरी कास्ट कहते हैं। उस कास्ट के ऊपर इम्प्रेशन ट्रे बनाई जाती है जो कि मोस्ट प्रोबेबली एक्रेलिक रेजिन मटेरियल की होती है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो मॉडल है, जो कि ये मॉडल शो हो रहा है, जो कि आप देख सकते हैं कि ये जो मॉडल है ये प्राइमरी इम्प्रेशन के थ्रू आया है, और इस मॉडल के ऊपर ये जो पिंक कलर की ट्रे है जो कि एक्रेलिक रेजिन से बनाई गई है, ये पेशेंट स्पेसिफिक इम्प्रेशन ट्रे है जिसे स्पेशल ट्रे या कस्टम ट्रे कहा जाता है। तो इस तरह से आपके पास स्पेशल ट्रे और कस्टम ट्रे बनाई जाती है, और स्पेशल ट्रे और कस्टम ट्रे के ज़रिए रिकॉर्ड किया जाता है सेकेंडरी इम्प्रेशन को। तो आई होप कि यहाँ पे आपका स्टॉक ट्रे और स्पेशल ट्रे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी हमने स्टॉक ट्रे और स्पेशल और कस्टम ट्रे के साथ दो वर्ड्स जो हैं वो डिस्कस किए, और वो दो वर्ड्स हैं प्राइमरी इम्प्रेशन और सेकेंडरी इम्प्रेशन। तो इन प्राइमरी इम्प्रेशन और सेकेंडरी इम्प्रेशन को थोड़ा सा साथ समझ लेते हैं, तो इससे हमें स्टॉक ट्रे, स्पेशल ट्रे, प्राइमरी इम्प्रेशन, सेकेंडरी इम्प्रेशन ये सारी चीज़ें एक साथ समझ में आ जाएंगी। कि प्राइमरी इम्प्रेशन क्या होता है कि जब भी कोई पेशेंट आता है, आप स्टॉक ट्रे में लो एक्यूरेसी वाले इम्प्रेशन मटेरियल से जब इम्प्रेशन रिकॉर्ड करते हैं और उसके ज़रिए जो कास्ट बनाते हैं वो प्राइमरी कास्ट कहलाती है। यानी कि प्राइमरी इम्प्रेशन वो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है जो कि पेशेंट का रिकॉर्ड किया जाता है स्टॉक ट्रे में विद लो डायमेंशनली एक्यूरेट इम्प्रेशन मटीरियल से, और उससे जो कास्ट मिलती है उससे प्राइमरी कास्ट कहते हैं। और उस प्राइमरी कास्ट के ऊपर बनाई जाती है स्पेशल ट्रे या कस्टम ट्रे जो कि उसी पेशेंट के लिए होती है जिसका प्राइमरी इम्प्रेशन रिकॉर्ड किया गया है। तो जब स्पेशल ट्रे और कस्टम ट्रे बन जाती है तो उसके ज़रिए रिकॉर्ड किया जाता है सेकेंडरी इम्प्रेशन को। यानी कि सेकेंडरी इम्प्रेशन आपने किससे रिकॉर्ड किया है, स्पेशल ट्रे और कस्टम ट्रे से, और ये स्पेशल ट्रे और कस्टम ट्रे आपने किस कास्ट पे बनाई थी, उस कास्ट पे जो कि प्राइमरी इम्प्रेशन के ज़रिए आपको मिला था। तो ये जो स्पेशल ट्रे होती है इसके ज़रिए रिकॉर्ड किया जाता है सेकेंडरी इम्प्रेशन को, और ये जो सेकेंडरी इम्प्रेशन होता है ये रिकॉर्ड किया जाता है हाईली डायमेंशनली एक्यूरेट इम्प्रेशन मटीरियल से। और उस इम्प्रेशन यानी कि सेकेंडरी इम्प्रेशन से जो कास्ट मिलती है, यानी कि जब सेकेंडरी इम्प्रेशन को पोर करते हैं जिप्सम से, तो जो कास्ट या मॉडल मिलता है उसे सेकेंडरी कास्ट कहा जाता है, जिस पे फर्दर फिर पेशेंट की जो भी अप्लायंस, प्रोस्थेसिस या रेस्टोरेशन बनानी है उसका काम किया जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है प्राइमरी इम्प्रेशन और सेकेंडरी इम्प्रेशन का। आई होप कि यहाँ पे प्राइमरी इम्प्रेशन, सेकेंडरी इम्प्रेशन, स्टॉक ट्रे और स्पेशल ट्रे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद तीसरा फैक्टर है इम्प्रेशन टेक्निक का, यानी कि बेसिकली एक इम्प्रेशन रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, उसके बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है इम्प्रेशन मटेरियल की प्रिपरेशन का। यानी कि अगर आप ऐसा इम्प्रेशन मटेरियल यूज़ कर रहे हैं जो कि केमिकल चेंज के थ्रू सेट होता है, तो ये वो इम्प्रेशन मटेरियल्स होते हैं जो कि एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स की फॉर्म में आते हैं। तो इनके कंपोनेंट्स को आपस में मिक्स करते हैं, जब वो मटेरियल मिक्स हो जाता है तो उसे ट्रे में प्लेस कर देते हैं। और अगर आप ऐसा इम्प्रेशन मटेरियल यूज़ कर रहे हैं जो कि फिजिकल चेंज के थ्रू सेट होता है, तो उन पे हीट अप्लाई करते हैं और उन्हें सॉफ्ट करते हैं, और जब वो सॉफ्ट हो जाते हैं तो उन्हें इम्प्रेशन ट्रे में प्लेस कर देते हैं। तो जब इम्प्रेशन ट्रे में इम्प्रेशन मटेरियल को प्लेस कर देते हैं तो उसका सेकंड स्टेप होता है कि फिर वो इम्प्रेशन ट्रे जिसमें इम्प्रेशन मटेरियल प्रेजेंट है उससे प्लेस किया जाता है पेशेंट के माउथ में, यानी कि ओरल कैविटी में, जहाँ पे वो पेशेंट के ओरल सॉफ्ट एंड हार्ड टिश्यूज़ की सारी डिटेल्स को रिकॉर्ड करता है। और थर्ड स्टेप में होता है उस इम्प्रेशन मटेरियल की सेटिंग। अगर वो केमिकल चेंज के थ्रू सेट हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, और अगर वो फिजिकल चेंज के थ्रू सेट हो रहा है तो उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो रही होती है, यानी कि सिंपली वो सॉफ्ट से एक हार्ड मटेरियल में कन्वर्ट हो रहा होता है। और जब इम्प्रेशन मटेरियल सेट हो जाता है तो इसे ओरल कैविटी से रिमूव कर देते हैं और उसके ऊपर जिप्सम पोर कर देते हैं ताकि आपको डेंटल मॉडल मिल जाए। तो ये एक बेसिक स्टेप्स होते हैं जिनके थ्रू इम्प्रेशन को रिकॉर्ड किया जाता है।
वैसे तो हम आगे जाके जब इंडिविजुअल इम्प्रेशन मटीरियल्स करेंगे तो उनके साथ जो भी इम्प्रेशन टेक्निक्स है वो उन मटीरियल्स के साथ हम रीड करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो एक इम्प्रेशन टेक्निक को समझना बहुत ज़रूरी है वो है वॉश टेक्निक। ये वॉश टेक्निक जब हम इंडिविजुअल मटीरियल्स करेंगे तब भी ये टेक्निक आएगी, लेकिन अगर यहाँ पे इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो आगे जाके फिर उन मटीरियल्स में इस टेक्निक की रिलेवेंस और एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा अच्छी से समझ में आती है। तो वॉश टेक्निक किससे कहा जाता है? वॉश टेक्निक वो टेक्निक होती है जिसमें दो इम्प्रेशन मटीरियल्स को यूज़ किया जाता है एक दूसरे के ऊपर, यानी कि दो इम्प्रेशन मटीरियल्स जो कि डिफरेंट विस्कोसिटीज़ के होते हैं उन्हें यूज़ किया जाता है एक दूसरे के ऊपर। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि दो तरह के इम्प्रेशन मटीरियल्स शो हो रहे हैं डिफरेंट कलर्स में। एक ये मरून कलर में एक इम्प्रेशन मटीरियल शो हो रहा है और एक आपके पास ये लाइट पर्पल में ये इम्प्रेशन मटीरियल शो हो रहा है। तो ये दो डिफरेंट इम्प्रेशन मटीरियल है जिनसे ये सिंगल इम्प्रेशन जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। तो ये वॉश टेक्निक में बेसिकली होता क्या है? तो वॉश टेक्निक में दो इम्प्रेशन मटीरियल्स को कैसे यूज़ करते हैं इम्प्रेशन रिकॉर्ड करने के लिए? वॉश टेक्निक में जो फर्स्ट मटीरियल यूज़ हो रहा होता है उसकी विस्कोसिटी हाई होती है, यानी कि इस टेक्निक में एक ऐसा इम्प्रेशन मटीरियल यूज़ किया जाता है जिसकी विस्कोसिटी हाई होती है ताकि वो बल्क ऑफ द स्टॉक ट्रे को जो है वो कवर करता है, यानी कि बल्क ऑफ द ट्रे में हाई विस्कोसिटी इम्प्रेशन मटीरियल प्रेजेंट होता है जो कि इस पिक्चर में आपके पास लाइट पर्पल कलर से शो हो रहा है। और दूसरा जो मटीरियल होता है वो लो विस्कोसिटी मटीरियल होता है जो कि आप देख सकते हैं इस मरून कलर में, जो कि बेसिकली फाइन डिटेल्स को रिकॉर्ड करता है। यानी कि वॉश टेक्निक वो टेक्निक होती है जिसमें दो इम्प्रेशन मटीरियल्स को एक दूसरे के ऊपर यूज़ किया जाता है ताकि एक बेस्ट इम्प्रेशन जो है वो रिकॉर्ड किया जा सके ओरल सॉफ्ट एंड हार्ड टिश्यूज़ का। तो इसमें जो बल्क में जो इम्प्रेशन मटीरियल यूज़ किया जाता है वो है हाई विस्कोसिटी इम्प्रेशन मटीरियल जो कि बल्क में इम्प्रेशन जो है वो रिकॉर्ड करता है। और दूसरा जो मटीरियल होता है वो लो विस्कोसिटी मटीरियल होता है जिसे स्विच कर दिया जाता है इस हाई विस्कोसिटी मटीरियल के ऊपर, और ये लो विस्कोसिटी होता है तो ये फाइन डिटेल्स बहुत अच्छे से रिकॉर्ड करता है। तो इस तरह से दो डिफरेंट विस्कोसिटी वाले मटीरियल्स यानी कि एक हाई विस्कोसिटी और एक लो विस्कोसिटी मटीरियल को एक दूसरे के ऊपर साथ साथ यूज़ किया जाता है ताकि एक बेस्ट इंप्रेशन जो है वो रिकॉर्ड किया जा सके। जो लो विस्कोसिटी वाला मटीरियल होता है वो फाइन डिटेल्स बहुत अच्छे से रिकॉर्ड करता है और बल्क जो होता है इंप्रेशन का वो रिकॉर्ड होता है हाई विस्कोसिटी मटीरियल से। और ये जो हाई विस्कोसिटी मटीरियल है ये बॉडी भी प्रोवाइड करता है, सॉलिड बॉडी भी प्रोवाइड करता है उस लो विस्कोसिटी मटीरियल इंप्रेशन मटीरियल को जो कि फाइन डिटेल्स रिकॉर्ड कर रहा है। ये जो टेक्निक है ये आगे जाके हम इंडिविजुअल मटीरियल्स में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको यहाँ पे बहुत नहीं भी समझ में आ रहा तो ये समझ में आना ज़रूरी है कि वॉश टेक्निक में दो इम्प्रेशन मटीरियल्स को एक दूसरे के ऊपर यूज़ किया जाता है। और ये दो इम्प्रेशन मटीरियल्स कौन से मटीरियल्स होते हैं जिनकी विस्कोसिटी डिफरेंट होती है, यानी कि एक हाई विस्कोसिटी मटीरियल लेते हैं आप और एक लो विस्कोसिटी मटीरियल लेते हैं ताकि एक एक्यूरेट और परफेक्ट इंप्रेशन जो है वो ओरल सॉफ्ट एंड हार्ड टिश्यूज़ का रिकॉर्ड किया जा सके। अब जो फोर्थ क्लिनिकल फैक्टर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है टिश्यू मैनेजमेंट। टिश्यू मैनेजमेंट को समझने के लिए सबसे पहले ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि जब भी फिक्स प्रोस्थोडोंटिक्स या फिक्स अप्लायंसेस की बात करते हैं, यानी कि वो अप्लायंसेस जिन्हें परमानेंटली सीमेंट कर दिया जाता है पेशेंट की ओरल कैविटी में, जिसमें क्राउन और ब्रिज आते हैं आपके पास, तो वो टूथ जिन पे क्राउन या ब्रिज को फैब्रिकेट करना होता है जब उनका इंप्रेशन रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो एक चीज़ माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि वो टूथ जिन पे क्राउन या ब्रिज को फैब्रिकेट करना होता है उन्हें प्रिपेयर किया जाता है, कट किया जाता है क्राउन या ब्रिज को फैब्रिकेट करने से पहले। जैसे कि आप फर्स्ट इमेज में देख सकते हैं कि इस मोलर पे फैब्रिकेट करना है एक क्राउन को, और क्राउन को फैब्रिकेट करने से पहले इस टूथ को कट किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं रिड्यूस किया गया है, टूथ को प्रिपेयर किया गया है। क्राउन हो या ब्रिज दोनों के लिए सेम ये काम किया जाता है। क्यों कट किया जाता है, कितना कट किया जाता है, वो चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। वो जब आप प्रोस्थोडोंटिक अप्लायंसेस या फिक्स प्रोस्थोडोंटिक्स पढ़ेंगे तो वो चीज़ें डिटेल में आप वहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे आपका सिर्फ ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जब भी किसी ऐसे टूथ का इंप्रेशन लेते हैं जिस पे क्राउन या ब्रिज को फैब्रिकेट करना होता है तो उन टूथ को प्रिपेयर किया जाता है और कट किया जाता है। और यूजली ये जो प्रिपरेशन होती है टूथ में ये एक्सटेंड कर रही होती है जिंजाइवल मार्जिन तक
या जिंजाइवल मार्जिन के नीचे तक। जैसे कि आप इस सेकेंड इमेज में देख सकते हैं कि ये इंसाइजर है जिसे प्रिपेयर किया गया है और कहाँ तक कट किया गया है, जिंजाइवल मार्जिन तक। और समटाइम्स ये जो कटिंग होती है जिंजाइवल मार्जिन के नीचे तक, यानी कि जिंजाइवल मार्जिन के बीनीथ तक भी हो सकती है। तो ऐसे तुथ के इंप्रेशन को रिकॉर्ड करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जिंजीवा को यानी कि जिंजाइवल टिश्यूज़ को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया जाए, ताकि ये जो प्रिपेयर तुथ है, ये जो आपने तुथ को कट किया है, इसे सही से रिकॉर्ड किया जा सके। तो ये जो जिंजाइवल टिश्यू की डिस्प्लेसमेंट होती है ये 3 तरीके से की जा सकती है। या तो जिंजाइवल क्रेविस में रिट्रैक्शन कॉर्ड को प्लेस करते हैं, या तो सॉफ्ट टिश्यू लेज़र यूज़ करते हैं, या इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट यूज़ करते हैं। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है जिंजाइवल टिश्यूज़ की, जो कि रिट्रैक्शन कॉर्ड के ज़रिए अचीव हो, या तो इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट के ज़रिए अचीव हो, या सॉफ्ट टिश्यू लेज़र के ज़रिए अचीव हो, इसे ट्रफिंग कहा जाता है। यानी कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है जिंजाइवल टिश्यू की, जो कि आप रिट्रैक्शन कॉर्ड के थ्रू करें, इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट के थ्रू करें, या सॉफ्ट टिश्यू लेज़र के थ्रू करें, ये ट्रफिंग कहलाता है। और मोस्ट कॉमनली जिंजाइवल टिश्यूज़ को डिस्प्लेस करने के लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है वो है रिट्रैक्शन कॉर्ड्स का। ये जो रिट्रैक्शन कॉर्ड्स होती हैं ये मोस्टली सिल्क मटेरियल से बनी हुई होती हैं, और इनका मेन ऑब्जेक्टिव रिट्रैक्शन कॉर्ड का ये होता है कि ये जिंजाइवल टिश्यूज़ को लेटरली डिस्प्लेस करें, अपाइकली ना करें। क्योंकि मेन एम ये है कि आपको उस प्रिपेयर तुथ की साइड से जिंजाइवल टिश्यूज़ को इतना डिस्प्लेस करना है कि आप उसका इंप्रेशन सही से रिकॉर्ड कर सकें। तो जिंजाइवल टिश्यूज़ को लेटरली डिस्प्लेस करना होता है, अपाइकली डिस्प्लेस नहीं करना होता, क्योंकि अगर ये अपाइकली डिस्प्लेस करेगा तो जिंजाइवल डिसेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आता है कि कितने रिट्रैक्शन कॉर्ड्स यूज़ करने चाहिए जिंजाइवल टिश्यूज़ को डिस्प्लेस करने के लिए। तो यहाँ पे डिस्प्यूट है अथॉरिटीज़ के बीच में। कुछ अथॉरिटीज़ ये कहती हैं कि 2 कॉर्ड्स यूज़ करनी चाहिए। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि 2 कॉर्ड्स यूज़ की हुई हैं। 2 कॉर्ड्स यूज़ करने का क्या होता है कि जो जिंजाइवल क्रेविस होता है उसकी बेस पे एक फाइन रिट्रैक्शन कॉर्ड यानी कि एक बहुत ही थिन रिट्रैक्शन कॉर्ड को प्लेस किया जाता है, जिसे हीमोस्टैटिक कॉर्ड कहते हैं। और इसका फंक्शन ये होता है कि ये वहाँ पे मॉइस्चर को कंट्रोल करता है। इसे जिंजाइवल क्रेविस की बेस पे अप्लाई किया जाता है या प्लेस किया जाता है। फिर इसके ऊपर एक कॉर्ड को, एक थिक कॉर्ड को प्लेस करते हैं जिसे एक्सपेंडिंग कॉर्ड कहते हैं। और इस कॉर्ड का फंक्शन ये होता है कि ये जिंजाइवल टिश्यू को लिटरली एक्सपेंड करती है। तो ये डुअल कॉर्ड टेक्निक कहलाती है, जिसमें 2 रिट्रैक्शन कॉर्ड्स को यूज़ किया जाता है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। और जब भी इंप्रेशन को रिकॉर्ड करना होता है तो ये जो ग्रीन कॉर्ड है यानी कि ये जो एक्सपेंडिंग कॉर्ड है इसे रिमूव कर दिया जाता है, और ये जो हीमोस्टैटिक कॉर्ड होती है उसे वैसे ही रहने दिया जाता है और इंप्रेशन को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। इस तरह से डुअल कॉर्ड टेक्निक के जरिए जिंजाइवल टिश्यूज़ को डिस्प्लेस किया जाता है और प्रिपेयर तुथ के इंप्रेशन को रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन डुअल कॉर्ड टेक्निक के साथ जो सबसे मेन रिस्क एसोसिएटेड होता है वो है जिंजाइवल डिसेशन का, क्योंकि 2 कॉर्ड्स प्लेस कर रहे हैं तो जिंजाइवल डिसेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं कि हो सकता है कि जिंजिवा लेटरली डिस्प्लेस ना हो बल्कि अपाइकली डिस्प्लेस हो जाए और वहाँ पे जिंजाइवल डिसेशन हो जाए। तो कुछ अथॉरिटीज़ जो है वो रिकमेंड करते हैं कि एक ही कॉर्ड यूज़ करें, यानी कि सिंगल लार्ज कॉर्ड जो है वो यूज़ करें जिंजाइवल टिश्यूज़ को लेटरली डिस्प्लेस करने के लिए, ताकि रिसेशन के जिंजाइवल डिसेशन के चांसेस कम से कम हो। लेकिन इस चीज़ पे कंसेंसस है सबका कि जो भी अप्रोच यूज़ की जाए, यानी कि सिंगल लार्ज कॉर्ड यूज़ की जाए या डुअल कॉर्ड टेक्निक यूज़ की जाए, रिट्रैक्शन कॉर्ड को जिंजाइवल क्रेविस में 20 मिनट से ज़्यादा जो है वो नहीं रहने देना है। क्योंकि अगर वो ज़्यादा टाइम के लिए रहा, यानी कि अगर रिट्रैक्शन कॉर्ड को 20 मिनट से ज़्यादा टाइम के लिए छोड़ दिया तो वहाँ पे जिंजाइवल डिसेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो इसलिए सिंगल कॉर्ड यूज़ करें या डुअल कॉर्ड यूज़ करें, उन कॉर्ड को जिंजाइवल क्रेविस में 20 मिनट से ज़्यादा प्लेस नहीं करना है। इसके बाद जो 5th क्लिनिकल फैक्टर आ जाता है वो है क्रॉस इन्फेक्शन कंट्रोल, यानी कि जो भी आपने इंप्रेशन रिकॉर्ड किया है उसे डिसइंफेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई भी इन्फेक्शन पेशेंट के थ्रू ना ही डेंटिस्ट को ट्रांसफ़र हो या ना ही लेबॉर्ट्री स्टाफ को, जो कि इंप्रेशन को पोर करेंगे और अप्लायंस या प्रोस्थेसिस बनाएंगे उसके मॉडल पे जो कि उस इंप्रेशन के थ्रू हमें मिला है। तो इसलिए इम्प्रेशन को डिसइंफेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि कोई भी इन्फेक्शन पेशेंट के थ्रू डेंटिस्ट और लेबॉर्ट्री स्टाफ को ट्रांसफ़र ना हो। और इसी
तरह से जो भी अप्लायंस, प्रोस्थेसिस लेबोरेटरी से बन के जा रही है उसे भी डिसइंफेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि लेबोरेटरी से कोई इन्फेक्शन डेंटिस्ट या पेशेंट के पास ना आए। तो डेंटल इम्प्रेशन को डिसइंफेक्ट करने का जो सबसे पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि जैसे ही आप इम्प्रेशन को रिकॉर्ड करें उससे आप नॉर्मल वाटर से अच्छे से रिंस कर दें ताकि कोई भी अगर ब्लड या स्लाइवा उस इम्प्रेशन की सरफेस पे अगर प्रेजेंट है तो वो रिमूव हो जाए। उसके बाद जो कि करंट रिकमेंडेशंस ये सजेस्ट करती हैं कि जितने भी इम्प्रेशंस होते हैं सबको इमर्स करना चाहिए सोडियम हाइपोक्लोराइड के सोल्यूशन में, जिसमें क्लोरीन की कंसंट्रेशन होती है 10,000 पार्ट्स पर मिलियन 10 मिनट्स के लिए। यानी कि 10 मिनट्स के लिए सारे इम्प्रेशंस को इमर्स करना चाहिए सोडियम हाइपोक्लोराइड के सोल्यूशन में, जिसमें क्लोरीन की कंसंट्रेशन 10,000 पार्ट्स पर मिलियन है। ये जो सोडियम हाइपोक्लोराइड का सोल्यूशन है ये हाउस होल्ड ब्लीच से भी बनाया जा सकता है 1:5 और 1:10 के रेशो पे उन्हें डाइल्यूट करके। यानी कि अगर हाउस होल्ड ब्लीच को 1:5 और 1:10 के रेशो पे डाइल्यूट करें तो आपके पास ये सोडियम हाइपोक्लोराइड का सोल्यूशन बनकर आ जाता है जो कि यूज़ किया जाता है इम्प्रेशन मटीरियल को डिसइंफेक्ट करने के लिए। हाउस होल्ड ब्लीच के लिए 1:5 का रेशो कब यूज़ करना है, 1:10 का रेशो यूज़ कब करना है, वो डिपेंड करता है कि ओरिजिनल जो ब्लीच का सोल्यूशन है वो 5% है या 10% है। अगर 5% है तो 1:5 का रेशो, अगर 10% है तो 1:10 का रेशो यूज़ करते हैं। और ये जो डिसइंफेक्शन रिजिमेन है जिसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड में डिप कर रहे हैं, इमर्स कर रहे हैं 10 मिनट्स के लिए, ये इतना सफिशेंट होता है कि ये जितने भी ओरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन्हें इनएक्टिवेट कर देता है और एट द सेम टाइम ये इम्प्रेशन मटीरियल पे भी कोई नेगेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता, यानी कि उनकी एक्यूरेसी और स्टेबिलिटी को भी नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं करता। लेकिन सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये होती है कि इन्हें एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करना होता है और इन्हें डेली रिप्लेस करना होता है, चेंज करना होता है इनके सोल्यूशन को। ये हाइपोक्लोराइड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सोडियम हाइपोक्लोराइड के ऑल्टरनेटिव में दो और डिसइंफेक्टेंट भी यूज़ किए जाते हैं, वो हैं ग्लूटाराल्डिहाइड और सोडियम डाइक्लोरोसोसायनेट। सोडियम डाइक्लोरोसोसायनेट और ग्लूटाराल्डिहाइड के हेल्थ रिस्क जो हैं वो सोडियम हाइपोक्लोराइड के कंपैरिजन में ज़्यादा हैं। लेकिन सोडियम डाइक्लोरोसोसायनेट का सोडियम हाइपोक्लोराइड पे सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसकी हैंडलिंग और स्टोरेज प्रॉब्लम सोडियम हाइपोक्लोराइड की तरह नहीं है, यानी कि इसे डेली चेंज नहीं करना पड़ता, ना ही एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करना होता है। तो ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। तो सोडियम डाइक्लोरोसोसायनेट में भी इम्प्रेशन मटीरियल को यानी कि डेंटल इम्प्रेशंस को अगर 10 मिनट के लिए इमर्स करें तो ये भी बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट के तौर पे एक्ट कर सकते हैं और इन्हें सारे इम्प्रेशन मटीरियल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं सोडियम डाइक्लोरोसोसायनेट को, एक्सेप्ट एगार। और वो पेशेंट्स जिनका पता होता है कि ये वो पेशेंट्स हैं जिनमें कोई ऐसा इन्फेक्शन या कोई ऐसी डिजीज़ प्रेजेंट है जो कि ट्रांसफ़र हो सकती है डेंटिस्ट या लेबोरेटरी स्टाफ को, तो ऐसे पेशेंट्स के डेंटल इम्प्रेशंस को स्टरलाइज किया जाता है कोल्ड स्टरलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू। कोल्ड स्टरलाइजेशन के प्रोसेस में डेंटल इम्प्रेशन को इमर्स कर देते हैं 2% ग्लूटाराल्डिहाइड में अंडर एसिडिक, न्यूट्रल और अल्कलाइन कंडीशन में 10 आवर्स के लिए, या फिर फिनोलिक बफर में इमर्स कर देते हैं 6.7 आवर्स के लिए। तो ये जो है बहुत ही रिगोरस स्टरलाइजेशन रिजिमेन होती है जो कि हर इम्प्रेशन मटीरियल टॉलरेट नहीं कर सकता। सिर्फ सिलिकॉन इलास्टोमर एक ऐसा इम्प्रेशन मटीरियल है जो कि इस कोल्ड स्टरलाइजेशन के प्रोसेस को टॉलरेट कर सकता है और अपनी डायमेंशनल स्टेबिलिटी को मेंटेन रख सकता है। इस तरह से किसी भी डेंटल इम्प्रेशन को डिसइंफेक्ट किया जाता है ताकि कोई भी डिजीज़ या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसफ़र ना हो पेशेंट के थ्रू लेबोरेटरी स्टाफ को और डेंटिस्ट को। यहाँ पे हमारा इम्प्रेशन मटीरियल का इंट्रोडक्शनरी लेक्चर एंड होता है जिसमें हमने इम्प्रेशन मटीरियल के बेसिक कॉन्सेप्ट, उसकी क्लासिफिकेशन, उसकी आइडियल रिक्वायरमेंट्स और आइडियल प्रॉपर्टीज़ को और सारे फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं उसकी डायमेंशनल एक्यूरेसी, डायमेंशनल स्टेबिलिटी, मैनिपुलेटिव वेरिएबल्स और क्लिनिकल कंसिडरेशन को वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप कि ये लेक्चर आपको इम्प्रेशन मटीरियल की बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने में हेल्प करेगा।